ओके जी, औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने जो चैप्टर रीड आउट करना है उसमें हमारे पास स्टाफिंग एंड स्केड्यूलिंग आ जाता है। ठीक है, हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे चैप्टर 16 का और चैप्टर 17 का। चैप्टर 16 में आपके पास स्टाफिंग एंड स्केड्यूलिंग आता है। इसमें आपने स्टाफिंग में पढ़ना है कि पीसीएस क्या होता है, नर्सिंग केयर ऑर्ड्स क्या होते हैं, एफटीईज क्या होता है। ठीक है, और फ्लेक्सिबल या क्रिएटिव स्टाफिंग की क्या क्या जो है वो टाइप्स होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू आपने इसमें 2-3 मेन डेफिनेशन है बस जो हमने करनी होती हैं। स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग बेसिकली आपके पास एक नर्सिंग केयर प्रोवाइड करने के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हॉस्पिटल सेटिंग में आपको नर्सेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, आपने पेशेंट की मोर्टालिटी को कम करने के लिए नर्सेज की स्किल्स होती है उनको इन्हांस करना होता है। तो स्टाफिंग बेसिकली क्या होता है, आप कितना स्टाफ जो है वो हायर करते हो ताकि आपका हॉस्पिटल जो है वो बेटर तरीके से चल सके, रन हो सके। ठीक है, तो अगर हम स्टाफिंग की डेफिनेशन देखें, द गोल ऑफ स्टाफिंग इज टू प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट नंबर्स एंड मिक्स ऑफ नर्सिंग स्टाफ। कि आप जो है वो स्टाफिंग का हमारे पास गोल क्या होता है कि आपने अप्रोप्रिएट नंबर्स प्रोवाइड करने हैं, अप्रोप्रिएट नर्सिंग केयर ऑर्स होते हैं ना वो प्रोवाइड करने होते हैं, ताकि जो पेशेंट की नीड्स हैं, पेशेंट केयर नीड्स यानी पेशेंट के जो केयर ऑर्स हैं वो हमारे पास कंप्लीट हो सके, उनको हम पूरा कर सकें और एफिशिएंट नर्सिंग केयर या इफेक्टिव नर्सिंग केयर जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो ये आपके पास जो है वो स्टाफिंग की सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है। उसके बाद आपने यहाँ से ये चीज़ें जो हैं इसको ना नहीं करना, सिर्फ प्रैक्टिसेस या जॉइंट कमीशन जो है उसके एक्रेडिटिंग बॉडी, यानी जो हमने जॉइंट कमीशन का पढ़ा था कि उसने एक्रेडिटेशन देता है 2011 में, उसकी जो राइट नंबर ऑफ कॉम्पिटेंट स्टाफ वो कहता है कि आपके पास राइट नंबर होना चाहिए कॉम्पिटेंट स्टाफ का। ठीक है, ताकि आपके पेशेंट की नीड्स जो है वो पूरी हो सकें। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपके पास पेशेंट की नीड्स को पूरा करने के लिए राइट नंबर ऑफ स्टाफ होना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी स्टाफिंग का कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आपके पास पीसीएस आ जाता है। पीसीएस को अगर हम एब्रीविएशन डिस्कस करें तो पीसीएस स्टैंड्स फॉर पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम। पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम का अगर आप दूसरा नाम देखते हो तो वो आपके पास पेशेंट एक्विटी सिस्टम भी आ जाता है। ठीक है, पेशेंट एक्विटी सिस्टम होता है या पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। इसमें आपने क्या करना होता है, यूज पेशेंट नीड्स टू ऑब्जेक्टिवली डिटरमिन द वर्कलोड रिक्वायरमेंट, के वर्कलोड जितना भी है आपके हॉस्पिटल के अंदर, जितनी भी रिक्वायरमेंट है या जितनी भी स्टाफिंग की नीड्स हैं उसको पूरा करने के लिए आपने पेशेंट की नीड्स जो होती हैं उनको भी देखना होता है साथ में। मतलब आपने पेशेंट एक्विटी सिस्टम में क्या देखना है कि आप वर्कलोड रिक्वायरमेंट जो है उसको डिटरमिन कर सकते हो, पेशेंट की नीड्स की क्या-क्या है उनको आप डिटरमिन करो। उसके हिसाब से आपने जो है वो अपनी शिफ्ट लगानी है, उसके हिसाब से अपने नर्सेज़ को जो है वो अरेंज करना है। ये आपके पास पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम में दोनों चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं, ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ से स्टाफिंग की डेफिनेशन हो गई, उसके बाद आपने पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ लिया। पेशेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम में ये बॉक्स 16(1) है, रिक्वायरमेंट्स फॉर स्टाफिंग सिस्टम। मतलब रिक्वायरमेंट क्या है स्टाफिंग सिस्टम के लिए, कि अगर एक स्टाफिंग प्लान आपने बनाना है तो वो क्यों ज़रूरी है? क्यों ज़रूरी है? ताकि आप जितना भी इनपुट है वो डायरेक्ट केयर प्रोवाइड कर सकें, जितनी भी रजिस्टर्ड नर्सेज़ हैं वो आपको डायरेक्ट केयर प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, नंबर ऑफ पेशेंट्स या पेशेंट एक्टिविटी लेवल जो है अगर वो डिटरमाइन होगा तो उससे आपको डिस्चार्ज का पता चलेगा, एडमिशन का पता चलेगा, कितने पेशेंट आए हैं, कितने पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस ऑफ दोज़ प्रोवाइडिंग केयर, आपने जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है, अगर आपके पास स्टाफिंग का पूरा रिकॉर्ड होता है तो उससे आपको ये भी पता चलता है कि आपकी जो है ना कितनी प्रिपरेशन है, मतलब आपके पास कितना स्टाफ रेडी है पेशेंट्स को जो है वो देखने के लिए। इसके अलावा स्पेशलिटी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका पता चल जाता है, और इसके अलावा आपको पता चलता है कि आरएन नॉट बी फोर्स्ड ऑन वर्क इन अ यूनिट विदाउट हैविंग एस्टैब्लिश्ड ही इज एबल टू प्रोवाइड प्रोफेशनल केयर। मतलब आपको ये भी आइडिया होता है कि जो नर्सिंग केयर है वो प्रोफेशनल केयर जो है वो दी जा रही है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ये आपके पास रिक्वायरमेंट्स है स्टाफिंग सिस्टम की। स्टाफिंग प्लान होने के लिए स्टाफिंग प्लान जो है उसको ये चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आप नीचे आओ तो आपको ना पीसीएस सिस्टम में ना आपको सिस्टम, इसको डिमांड मैनेजमेंट भी कहते हैं। ठीक है, डिमांड मैनेजमेंट इसका दूसरा नाम है, ये बस आपने दूसरा नाम जो है ना वो इसका याद रख लेना है। नर्सिंग केयर आवर्स क्या होते हैं? बेसिकली नर्सिंग केयर आवर्स होते हैं कि जब आपने बताना होता है कि एक वीक में एक नर्स कितने देर तक काम करती है। ठीक है, उसको हम कहते हैं नर्सिंग केयर आवर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि अगर 26 पेशेंट हैं, ठीक है, उसको 161 नर्सिंग केयर आवर्स चाहिए, तो एवरेज हम कहेंगे कि एक नर्स जो है वो 6.19 आवर्स जो है वो एक दिन में काम
करती है। तो हम ना इस तरह से डिटरमिन करते हैं नर्सिंग केयर आवर, कोई स्टैंडर्ड नहीं है प्रॉपर इसका कि नर्सिंग केयर आवर्स इतने ही होने चाहिए। एवरेज हम कहते हैं 5 टू 7 जो होते हैं ना वो आवर्स होते हैं, एवरेज अगर हम इसकी निकालें। वैसे तो हमने वो कहा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन अगर हम इसका बिल्कुल एवरेज निकालते हैं तो आपके पास 5 टू 7 आवर्स जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। और 10 टू 24 अगर आप आईसीयू, सीसीयू वगैरह में देखते हो, ये तो 5 टू 7 आवर्स उनके लिए हैं जो मेडिकल सर्जिकल के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है। मेडिकल सर्जिकल के पेशेंट्स के लिए 5 टू 7 आवर्स है, और अगर आप आईसीयू, सीसीयू के पेशेंट्स देखते हो तो उसके लिए आपके पास जो है वो 10 टू 24 आवर्स जो है वो आ जाते हैं क्रिटिकल केयर यूनिट्स वाले पेशेंट के लिए, ठीक है। और अगर बर्न वगैरह का पेशेंट होता है उसको आपने देखना है तो उसके लिए 24 टू 48 आवर्स जो है वो फिक्स हैं, आ जाते हैं नर्सिंग केयर आवर्स के अंदर जो है ना वो आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने नंबर ऑफ पेशेंट्स दिए हुए हैं 3, तो उनके लिए जो आवर्स चाहिए आपको वो 2 चाहिए, ठीक है। तो टोटल आवर्स आपको 6 जो हैं वो आपके हो जाएँगे। मतलब आपने ना नंबर ऑफ पेशेंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है जितने उनके आवर्स होते हैं। जैसे आप नंबर ऑफ पेशेंट्स अगर 10 है, ठीक है, तो उनके लिए आपको आवर्स जो हैं वो आपको 6 चाहिए ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये आपके पास हो जाएँगे 10 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 60 केयर ऑफ आवर्स हो जाते हैं। 11 अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं तो 7 एसोसिएटेड केयर ऑफ आवर्स हैं। टोटल आवर्स ऑफ केयर आपके पास 77, सिर्फ नंबर ऑफ पेशेंट्स को आपने मल्टीप्लाई करना होता है जितने उनके लिए आवर्स आपने फिक्स किए हुए हैं उनके साथ, ठीक है। तो आपके पास टोटल आवर्स जो हैं वो आ जाएँगे कितने आवर्स आपके बनते हैं, ठीक है। अच्छा, एफटीई की टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने पहले भी पढ़ी थी कि एफटीई क्या आता है, फुल टर्म टाइम इक्विवेलेंट है। 1 एफटीई इक्वल 40 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक फॉर 52 वीक्स, ठीक है, और 2080 आवर्स पर ईयर। एक एफटीई जो होता है हमारे पास किसके बराबर होता है कि अगर आपने 1 हफ्ते में 40 घंटे जो है वो काम किया है, ठीक है, और इस तरह से आपने कंटिन्यूअसली 52 वीक्स तक काम किया है, तो वो आपका 1 एफटीई जो है वो बनेगा, ठीक है। यहाँ आप कहते हो कि आपने पूरे साल में 2080 आवर्स जो हैं वो लगाए हैं और आपने काम किया है, तो इसको आप कहते हो 1 एफटीई जो है हमारा इक्वल हो जाता है। 1 एफटीई हमारे पास टोटल जो है वो कंप्लीट हो गया, आप ये भी कह सकते हो, ठीक है। 1 एफटीई जो होता है हमारे पास कैन बी फुलफिल्ड बाय 1 पर्सन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टाफ विद कंपेरेबल एक्सपर्टीज। मतलब इस तरह से भी हो सकता है कि एक ही पर्सन एक एफटीई को कंप्लीट करे, इस तरह से भी हो सकता है कि एक पर्सन ना करे, उसके साथ 2 स्टाफ जो है वो मिलके 1 एफटीई जो है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। एग्जांपल उन्होंने दिए हुए कि पेशेंट डेज आपके पास 9490 हैं और टोटल डेज यानी एक साल के अंदर 365 डेज हैं, तो आपके पास 26 पेशेंट्स पर डे आपने देखने हैं। नंबर ऑफ आवर्स वर्क पर एफटीई इन 2 वीक्स हमारे पास 80 है। जैसा कि आपने ये याद रखना है, बस ऊपर वाली जो टर्म हमने पढ़ी है, 1 एफटीई इक्वल 40 आवर्स ऑफ वर्क पर वीक। एक वीक में जो है अगर आप 40 घंटे तक जो है वो कंटिन्यूअसली काम करते हो तो आपके पास वो इक्वल होता है फुल टाइम इक्विवेलेंट के, ठीक है। और पोजीशन को हम डिफाइन भी करते हैं फुल टाइम इक्विवेलेंट के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ फॉर्मूलाज बताए हुए हैं कि एवरेज नर्सिंग केयर मल्टीप्लाई डेज मल्टीप्लाई पेशेंट सेंसेस ओवर आवर्स ऑफ वर्क। तो ये आपके पास डिफरेंट एफटीईज निकालने की टेक्निक्स उन्होंने बताई हुई हैं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में कभी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया। जो पूछा जाता है सिर्फ ये पूछा जाता है फुल टाइम इक्विवेलेंट क्या होता है और फुल टाइम इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद आता है डिटरमाइनिंग दी स्टाफिंग मिक्स। स्टाफिंग मिक्स का मतलब ये होता है कि हॉस्पिटल में कोई एक स्टाफ जो है वो काम नहीं कर रही होती, ठीक है। मतलब अगर हम कहेंगे सिर्फ रजिस्टर्ड नर्सेज हैं हॉस्पिटल के अंदर तो ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में एलपीएन भी होती हैं, यूएपीज भी होती हैं आपके साथ, ठीक है। मतलब जो अनलाइसेंस असिस्टेड पर्सनल होते हैं वो भी आपके साथ काम कर रहे होते हैं, जो लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज होती हैं वो भी आपके साथ काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग जैसे जनरल हाइजीन केयर है, फीडिंग है या पेशेंट को टर्न करना है, उसके लिए आपने ये जो मतलब लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज होते हैं या अनलाइसेंस असिस्टेड पर्सनल्स होते हैं, उनको रखा होता है ताकि जो दूसरे काम है वो ये वाले पर्सन जो हैं वो कर लें। और बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि जिसमें प्रॉपर स्किल्स चाहिए होती हैं, उनके लिए आप आरएन को जो है वो फिक्स कर लेते हो। उसके बाद आपके पास आता ये है कि स्टाफिंग मिक्स। आपने ये भी डिटरमिन करना है कि आपके पास कितना स्टाफ जो है वो अवेलेबल है और उसके अंदर कौन-कौन से पर्सन्स जो हैं वो आपके पास हैं, ठीक है। लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्सेज़ हैं, अनलाइसेंस्ड रजिस्टर्ड पर्सनल्स हैं, कौन-कौन से जो है वो कैटेगरी के लोग हैं आपके पास। उसके बाद है डिटरमाइनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टाफ। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने तरह के लोग जो हैं वो प्रेज़ेंट हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा है कि जो सर्जिकल पेशेंट्स होते हैं उनका लेंथ ऑफ स्टे कम होता है, ठीक है, मेडिकल की निस्बत। तो फिर आपने जो वहाँ पे स्टाफ रखना है वो भी उसके अकॉर्डिंग रखना है, ठीक है। मतलब अगर सर्जिकल पेशेंट्स के पास उनका एलओएस कम है, उनका जो लेंथ ऑफ स्टे है वो कम है, तो आपने वहाँ के भी स्टाफ जो है वो भी आपने मतलब प्रॉपर थोड़ा ही जो है वहाँ पे एलोकेट करना है। और जो मेडिकल साइड है अगर वहाँ पे पेशेंट का एलओएस
यानी पेशेंट का जो लेंथ ऑफ स्टे है वो ज़्यादा है, तो आपने वहाँ पे स्टाफ भी उस हिसाब से रखना है। इसी तरह जो क्रिटिकल केयर यूनिट्स होते हैं, उनके अंदर जो उनके पास स्टाफ जो है वो ज़्यादा होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा नीड्स क्रिटिकल केयर जो यूनिट्स होते हैं, उनको ज़्यादा केयर नीड जो है वो चाहिए होती है, ठीक है? और ये भी आपने ध्यान में रखना है कि मॉर्निंग में कितना स्टाफ है, इवनिंग में कितना है और नाइट में जो है वो कितना स्टाफ एलोकेट करना है आपने सर्जिकल पेशेंट्स को, क्रिटिकल केयर पेशेंट्स को और बाकी इस तरह से, ठीक है? ब्लॉक स्टाफिंग आपके पास आता है स्केड्यूलिंग अ सेट स्टाफ मिक्स ऑफ एवरी शिफ्ट। मतलब ब्लॉक स्टाफिंग हमारे पास होता है कि आपने स्केड्यूल बनाया है कि मिक्स स्टाफ जो है ना वो हर शिफ्ट में प्रेजेंट होगा। जैसे आप कहते हो कि एक आरएन, एक यूएपी और एक जो है ना वो एलपीएन, ये तीनों जो है वो 6 पीएम से 10 पीएम तक काम करेंगी। फिर 3 लोग जो हैं वो 12 एएम टू 3 एएम तक काम करेंगे, तो इसे हम कहते हैं ब्लॉक स्टाफिंग। यानी ब्लॉक कर दिया आपने स्टाफ को, आपने उनको फिक्स कर दिया, आपने उनका स्केड्यूल सेट कर दिया। ये 3 लोग अभी काम करेंगे, ये 3 लोग बाद में काम करेंगे, ठीक है? जैसे ब्लॉक स्टाफिंग का नाम देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ना शेड्यूलिंग की टर्म आ रहे थे। शेड्यूलिंग का हमें आइडिया है। शेड्यूल मतलब आपने कोई प्रॉपर शिफ्ट जो है वो शेड्यूल की हुई है, इतनी डेज़ के लिए ये पर्सन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट लगाएगा, फिर ये आएगा। इसमें देखिए क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल स्टाफिंग होती है। क्रिएटिव स्टाफिंग होता है जो आप प्रॉपर खुद शेड्यूल बना के फिक्स कर देते हो किसी चीज़ को। फ्लेक्सिबल स्टाफिंग होती है भाई जो फ्री है या जो अपनी मर्ज़ी से करना चाहता है वो इस टाइम आके ड्यूटी कर ले, ठीक है? वो फ्लेक्सिबल स्टाफिंग होती है। फ्लेक्सिबल स्टाफिंग में ये होता है कि प्रॉपर स्केड्यूल इतना नहीं बनाया जाता, ना ही किसी चीज़ को फिक्स किया जाता है, पीरियड को, टाइम को, इनको हम फिक्स नहीं करते। लेकिन जो क्रिएटिव स्टाफिंग होती है, उसमें प्रॉपर स्केड्यूल बना होता है और सब चीज़ें जो होती हैं वो आपके पास फिक्स होती हैं, ठीक है? ये आपके पास सेल्फ स्टाफिंग और स्केड्यूलिंग में होता है। सेल्फ स्केड्यूलिंग का मतलब क्या होता है? अलाउ द स्टाफ टू क्रिएट एंड मैनेज द स्केड्यूल। मतलब स्टाफ खुद अपने हिसाब से जो है वो स्केड्यूल बना सकती हैं या अपने टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कि मैं इन आवर्स में जो है वो फ्री होती हूँ या मैं ये शिफ्ट में फ्री होती हूँ, तो उस हिसाब से मैं स्केड्यूल जो है वो सेट कर सकती हूँ, तो वो सेल्फ स्टाफिंग होती है। शेयर्ड स्केड्यूल होता है अगर 2 लोग मिलके जो है वो एक पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं शेयर्ड स्केड्यूल। जैसे 12 आवर्स की एक शिफ्ट थी तो उसको 2 लोग मिलके कर रहे हैं, ठीक है? 6 घंटे एक पर्सन कर रहा है, 6 घंटे दूसरा अल्टरनेट जो है वो काम कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं शेयर्ड स्केड्यूल। उसके बाद ओपन शिफ्ट मैनेजमेंट आ जाता है। ओपन शिफ्ट मैनेजमेंट में आता है कि एडिशनल शिफ्ट्स कुछ लोग करना चाह रहे होते हैं, ठीक है? मतलब हम मॉर्निंग तो कर लिया, अब साथ इवनिंग भी करना चाह रहे होते हैं। तो जो ओपन शिफ्ट्स होते हैं वो हम उनको खुद ही कहते हैं कि भाई जो एडिशनल शिफ्ट्स हैं ना वो आप खुद ही ऑर्गेनाइज़ करके, खुद ही शेड्यूल करके आप हमें जो है ना वो बता दें, ठीक है? तो जो एडिशनल शिफ्ट्स को शेड्यूल करते हैं, एडिशनल शिफ्ट्स को मैनेज करते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन शिफ्ट मैनेजमेंट। उसके बाद आपके पास वीकेंड स्टाफिंग प्लान आ जाता है, जैसे वीकेंड के ऊपर संडे ऑफ है, अगर फॉर एग्जांपल अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो उसमें संडे ऑफ है, तो संडे का जो स्पेशल स्केड्यूल बनेगा आपका वो वीकेंड स्टाफिंग प्लान के अंदर आता है कि इस वीकेंड में ये पर्सन जो है वो काम करेगा, ठीक है? क्रिएटिव मेथड फॉर वीकेंड स्टाफिंग इज द बेलर प्लान। बेलर प्लान भी बेसिकली बेलर यूनिवर्सिटी थी जिन्होंने बनाया था कि जिसमें 12 आवर की शिफ्ट के बाद नर्सेज जो काम करती थी स्पेशल वीकेंड के ऊपर, उनको जो है वो आपको मतलब एक्स्ट्रा पे या एक्स्ट्रा जो है वो एडिशनल चार्जेस जो थे वो आप उनको प्रोवाइड करते थे। उसके बाद आपके पास ना ऑटोमेटेड स्केजुलिंग आ जाती है। ऑटोमेटेड स्केजुलिंग का मतलब क्या होता है कि आपने पहले से ही स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, डिसीजंस लिए हुए हैं कि पेशेंट को ये जो है ना वो आपने प्रोवाइड करना है, पेशेंट के ये कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे आपने ऑटोमेटेड स्केजुलिंग जो है वो रखी हुई है। खुद ब खुद जो है ना वो स्केड्यूल सेट करके आपने देना होता है ऑटोमेटेड स्केजुलिंग। तो ये मोस्टली सबसे बेस्ट स्केजुलिंग की टाइप जो है वो समझी जाती है, ठीक है? सप्लीमेंटिंग स्टाफ आपके पास होता है जो एडिशनल स्टाफ होता है, ठीक है? जो अगर कोई स्केड्यूल में से कोई स्टाफ एब्सेंट होती है, ठीक है? उसकी वेकेंट जो है वो वेकेंट सीट आपके पास क्रिएट होती है, तो उसके ऊपर जो है काम करने के लिए आपने जो स्टाफ रखे हैं वो आपके पास सप्लीमेंट स्टाफ होता है, ठीक है? जैसे कि आप पार्ट टाइम स्टाफ है, इंटरनल फ्रॉड पूल है या आउटसाइड एजेंसी नर्सेज हैं, ये आपके पास सारी जो है वो एडिशनल स्टाफ के अंदर चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? ये हो गया आपके पास एक्सटर्नल पूल है, इंटरनल पूल। इंटरनल पूल और एक्सटर्नल पूल में ना थोड़ा-सा डिफरेंस होता है। अगर तो आपके हॉस्पिटल के अंदर से ही जो है वो मतलब कुछ स्टाफ जो है वो अरेंज हो जाता है, ठीक है? वही जब किसी की छुट्टी होती है, कोई वेकेशन पे चला गया या कोई लीव पे चला गया तो उसकी जगह काम कर लेता है, ठीक है? वो हॉस्पिटल के अंदर से ही आपने अरेंज कर दिया, इसे कहते हैं इंटरनल पूल, ठीक है? एक्सटर्नल पूल होता है कि जब आप अंदर से अरेंज नहीं कर पाते, आपको बाहर से कोई और हॉस्पिटल से कोई स्टाफ नर्स लेनी पड़ती है
कि भाई आप हमारी जो वेकेशंस हैं उसको पूरा करवा दो, ठीक है? किसी की जगह पे काम करने के लिए, कोई मैटरनिटी लीव पे चलेगी, कोई नर्स कहीं पे किसी भी लीव पे चलेगी या उसकी जगह पे आपको बाहर से पर्सन जो है वो परचेज़ करना पड़ रहा है, किसी और हॉस्पिटल से आप स्पेशल अरेंज करवाते हो तो उसको आप कहते हो एक्सटर्नल पूल, ठीक है? आपके पास नर्सेज़ तो हैं लेकिन एक्सटर्नल पूल की नर्सेज़ हैं, यानी आपके अपने हॉस्पिटल की नहीं है, अपने इंस्टीट्यूट की नहीं है, बाहर से आपने जो है वो उसको अरेंज करवाया है। तो ये आपके पास स्टाफिंग एंड शेड्यूलिंग का टॉपिक जो होता है ना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आपके पास जो चैप्टर 17 होता है उसमें मोटिवेटिंग एंड डेवलपिंग स्टाफ, ठीक है? ये इसमें मोटिवेशनल थ्योरी सिर्फ़ इम्पोर्टेंट है ज़्यादा अगर हम बात करें। ठीक है, तो इसको हम साथ जो है ना वो देख लेते हैं थोड़ा-सा मोटिवेशनल थ्योरीज़ को हमने देखना है बेसिकली। ये सबसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि जो जॉब परफॉर्मेंस होती है उसके अंदर आप कौन-कौन सी चीज़ों को देखते हो। ठीक है, 6 कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। डेली जॉब परफॉर्मेंस, अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, एडहेरेंस टू पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, ठीक है? इंसिडेंट एरर्स, एक्सीडेंट्स वगैरह आप लिख रहे हो, ऑनेस्ट कितने हो आप लोग, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। ये सिम्प्लीफाइड मॉडल है जॉब परफॉर्मेंस का। मोटिवेशन में ये चीज़ें हैं कॉम्पेंसेशन, बेनिफिट्स, जॉब डिज़ाइन, लीडरशिप स्टाइल, ठीक है? ये सारी मोटिवेशन है। एबिलिटीज़ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, कंटिन्यूइंग एजुकेशन, स्किल्स एंड एबिलिटीज़, ठीक है? और एम्प्लॉयी परफॉर्मेंस में आगे डेली जॉब परफॉर्मेंस है, अटेंडेंस है, पंक्चुअलिटी इस इन दोनों को मिलाएँगे आप मोटिवेशन और एबिलिटी को तो आपके पास एम्प्लॉयी परफॉर्मेंस आ जाएगी, ठीक है? उसके बाद एम्प्लॉयी मोटिवेशन में मोटिवेशन होता क्या बेसिकली इसकी डेफिनेशन आपने करनी है यहाँ से। मोटिवेशन डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट इनिशिएट एंड डायरेक्ट द बिहेवियर, ठीक है? मतलब इस तरह की चीज़ है जो कि इनिशिएट भी करती है और आपके बिहेवियर को डायरेक्ट करती है। मतलब आप क्या करोगे इस चीज़ को डिटरमिन करती है मोटिवेशन। मोटिवेशनल थ्योरीज़ आपके पास आती है, ये कंटेंट थ्योरी है सबसे पहली टाइप। कंटेंट थ्योरी आती है कि आपको ना जो इंडिविजुअल होता है उसको कोई रिवॉर्ड चाहिए होता है, उसको कोई इनाम चाहिए होता है जो कि उसकी नीड्स को सैटिस्फाई करे, ठीक है? मोटिवेशनल थ्योरी की सबसे पहली टाइप है कि अगर आपके पास कोई आपके ज़हन में है ना कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो इसके लिए आप काम करना स्टार्ट करते हो। ये चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि आप काम करो, ठीक है? तो जो नीड्स होती हैं इंसान की अपनी नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए, ये नीड्स को सैटिस्फाई करना ही उसकी एक मोटिवेशन होती है और ये मोटिवेशन जो है, ये मोटिवेशनल थ्योरी इसको हम कंटेंट थ्योरी कहते हैं, ठीक है? कंटेंट थ्योरी हमारे पास emphasize the individual needs or the rewards that may satisfy those needs, ठीक है? मतलब आपने कुछ नीड्स हैं, आपकी इंस्टिंक्ट नीड्स हो सकती हैं, ठीक है? इंस्टिंक्ट नीड्स हैं जो नेचुरल हैं, कंटेंट नीड्स जो नीड हैं आपकी दोनों हो सकती हैं। तो आपके पास ये जो नीड होती है ना, ये बेसिकली आपको मोटिवेट करती है कि आप काम करो, ठीक है? तो जो कंटेंट थ्योरी है वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि आप अपने आप को कंटेंट करने के लिए, अपने आप को पुरस्कून करने के लिए, अपनी नीड्स को सैटिस्फाई करने के लिए काम करते हो, मोटिवेशन लेते हो। ये चीज़ आपके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करती है, ठीक है? उसके बाद प्रोसेस थ्योरी आ जाती है। प्रोसेस थ्योरी में आपके पास आता है कि हाउ द मोटिवेशन प्रोसेस वर्क्स टू डायरेक्ट एन इंडिविजुअल एफर्ट, मतलब वो कहते हैं कि प्रोसेस थ्योरी ने हमारे पास ये एक्सप्लेन किया था कि एक मोटिवेशन जो है वो किस तरह से एक इंडिविजुअल को की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती है। मतलब किस ये जो काम था सारा ये प्रोसेस थ्योरी ने एक्सप्लेन किया था। अब प्रोसेस थ्योरी के अंदर ना आपके पास 3 थ्योरीज आती हैं, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, इक्विटी थ्योरी और गोल सेटिंग थ्योरी, ठीक है? रीइंफोर्समेंट थ्योरी को हम बिहेवियर मॉडिफिकेशन थ्योरी कहते हैं। इसमें ये होता है कि बिहेवियर जो होता है वो आप आहिस्ता-आहिस्ता से लर्न करते हो, ठीक है? बिहेवियर आप लर्न करते हो जब भी आपको कोई नीड होती है तो उसकी वजह से आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है, ठीक है? बिहेवियर इज़ लर्न्ड थ्रू अ प्रोसेस जिसको आप ऑपरेंट कंडीशन भी कहते हो, ठीक है? जिसमें क्या होता है बिहेवियर बिकम एसोसिएटेड विद द कॉन्सिक्वेंस, मतलब आपको पता होता है अगर मैं ये काम करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, ठीक है? इसे आप कहते हो रीइंफोर्समेंट थ्योरी। रीइंफोर्समेंट थ्योरी के बाद ना इसके अंदर एक टर्म उन्होंने यूज़ किया एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन कहते हैं कि अगर आप पॉजिटिव रीइंफोर्सर को जो है वो रिड्यूस कर देते हो या नेगेटिव बिहेवियर को एलिमिनेट कर देते हो, तो उसको टेक्नीक को हम कहते हैं एक्सटिंक्शन, ठीक है? उसके बाद आपके पास शेपिंग है। शेपिंग में आपके पास आता है सिलेक्टिवली रीइंफोर्सिंग बिहेवियर दैट आर सक्सेसफुली क्लोजर अप्रोक्सीमेट द डिजायर्ड बिहेवियर, मतलब आपने इस तरह से चीज़ों को अरेंज करना है कि आप अपनी डिज़ायर्ड स्टेट की तरफ, अपनी डिज़ायर्ड चीज़ की तरफ जो है वो मूव आउट कर जाओ। उसके बाद एक्सपेक्टेंसी थ्योरी थी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहती थी कि रोल जो होता है ना रिवॉर्ड का या जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जब भी आपने कोई काम करना होता है, ठीक है? मतलब कि उन्होंने ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया था कि अगर आपको पता होता है कि जो हमारे पास ये काम हम करने लगे हैं, इसके नतीजे में आप कोई रिवॉर्ड एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, ठीक है? मतलब अगर मैं ये करूँगा तो मुझे इसके नतीजे में ये मिल सकता है डिज़ायर्ड बिहेवियर।
तो जो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी होती है वो ज़्यादा उसने ब्रूम ने दी थी 1964 में। उसने ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फ़ोकस किया था कि जब इंसान को पता होता है कि मैं ये काम करूँगा उसके बदले मुझे ये मिल जाएगा, तो वो ज़्यादा मोटिवेट होता है, ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करता है, ठीक है? इसको आप एक्सपेक्टेंसी थ्योरी कहते हैं। उसके बाद आपके पास इक्विटी थ्योरी है। इक्विटी थ्योरी होता है कि सजेस्ट दैट अ पर्सन परसीव दैट वन्स कंट्रीब्यूशन टू द जॉब इज़ रिवॉर्डेड इन द सेम प्रोपोर्शन दैट अदर पर्सन कंट्रीब्यूशन इज़ रिवॉर्डेड। मतलब आपने पहले किसी पर्सन को देखा है, जिसने एफर्ट की, उसने काम किया और उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला है, ठीक है? अब आप यही जो है ना वो अपने माइंड में मैप बनाते हो कि वो पर्सन ने काम किया था, उसको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिला था, मैं भी काम करूँगा तो मुझे बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है? तो इक्विटी थ्योरी जो होती है वो बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि जब आप किसी और पर्सन को देखते हो, जिसको पहले से रिवॉर्ड मिल चुका होता है और आप उसी की मतलब कोशिश करते हो कि मैं भी यही काम करूँगा तो मुझे भी इस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा, तो इसको इक्विटी थ्योरी कहते हैं। ये भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है। उसके बाद गोल सेटिंग थ्योरी है कि गोल सेटिंग थ्योरी मतलब आपने ना प्रॉपर गोल सेट किए होते हैं अपने लाइफ में कि मैंने ये गोल अचीव करना है, ये गोल अचीव करना है। तो जो गोल्स होते हैं वो भी आपको क्या करते हैं, एक मोटिवेशन देते हैं कि आप अपना काम करें अच्छे तरीके से ताकि आपको जो है वो अपने गोल्स अचीव करने में आसानी हो। तो ये आपके पास गोल सेटिंग थ्योरी आ जाती है। उसके बाद जी स्टाफ डेवलपमेंट में ओरिएंटेशन आ जाती है। ओरिएंटेशन मतलब कि जब भी आपने कोई एम्प्लॉय अपनी कंपनी में हायर करना होता है, तो आप उसको एक ओरिएंटेशन करवाते हो, अपनी पूरे स्टाफ की ओरिएंटेशन करवाते हो, अपने हॉस्पिटल की, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन की, अपने इंस्टीट्यूट की ऑर्गेनाइज़ेशन करवाते हो, ठीक है? ओरिएंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है ताकि क्लाइंट की एंग्ज़ायटी कम हो, क्लाइंट जो है यानी जो आपके पास पर्सन आया है जॉब करने के लिए, उसके अंदर जो एंग्ज़ायटी ही है वो थोड़ी-सी कम हो सकती है, ठीक है? तो ओरिएंटेशन वेल प्लान्ड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ये आपके पास ओरिएंटेशन आ जाती है, ठीक है? उसके बाद ओरिएंटेशन के बाद ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन होती हैं, यानी अब पहले पर्सन ओरिएंटेशन करता है, फिर जब वो कंटिन्यूअसली जॉब में आना स्टार्ट हो जाता है, तो फिर ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन उसको कौन-कौन दे सकता है, उसके जो फेलोज़ हैं, उसके जो कलीग्स हैं, जो नर्स मैनेजर है, उसको बता सकते हैं कि भाई हमारे इंस्टीट्यूट में ये प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं, ठीक है? इस तरह से हम जो है ना वो काम करते हैं, तो जो फीचर्स हैं सारे अपनी कंपनी के, अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन के ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन के अंदर जो है वो सारे आ जाते हैं। ये उन्होंने कुछ बताया कि ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन के लिए आपने जो है ना वो कुछ इफेक्टिव तरीके फॉलो करने होते हैं जो उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं कि हु फंक्शन एज एजुकेटर मस्ट बी कन्विंसिंग दैट एजुकेटिंग न्यू एम्प्लॉयज। मतलब जो आपने एक लीडर रखा हुआ है आपने उसे बताना है कि जो न्यू एम्प्लॉयज उनको अच्छे से आपने एजुकेट करना है, ठीक है? उनको रिवॉर्ड वगैरह साथ साथ प्रोवाइड करना है, उनका जो बैकग्राउंड नॉलेज या लैंग्वेज वगैरह उसका डिफरेंस आपने कम करना है, कम्युनिकेशन अच्छी करनी है आपने उनके साथ, ठीक है? और एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको आपने असाइनमेंट्स वगैरह जितनी भी देनी है वो प्रॉपर तरीके से देनी है, उनकी एफिशिएंसी आपने देखनी है, ठीक है? सुपरवाइज़ उनको अच्छे तरीके से करना है, तो ये आपके पास ये आ जाती हैं चीज़ें। नेक्स्ट आपके पास ना प्रिसेप्टर की टर्म है। प्रिसेप्टर मॉडल आपके पास क्या होता है कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, उनको असिस्ट करने के लिए आपने प्रिसेप्टर रखा होता है, ठीक है? एक मेंटर रखा होता है जो गाइड करता है प्रॉपर तरीके से कि आपने किस तरह से काम जो है वो बेसिकली करना है, ठीक है? तो वो चीज़ आपके अंदर प्रिसेप्टर मॉडल के अंदर जो है ना वो आ जाती है फॉर द ओरिएंटेशन ऑफ न्यू नर्सेस, ठीक है? जो न्यू नर्सेस आई होती हैं, जिनको इतनी फ़ैमिलियराइज़ेशन नहीं होती कि हमारे ऑर्गेनाइज़ेशन में क्या-क्या काम हो रहा है, ठीक है? उनको फ़ैमिलियराइज़ करने के लिए आपने क्या करना होता है, एक प्लान रखा होता है, एक प्रिसेप्टर रखा होता है, एक मेंटर रखा होता है, ठीक है? प्रिसेप्टरशिप आपके पास अप्रोक्सिमेटली 3 वीक्स तक होती है, ठीक है? इसका टाइम उन्होंने लिखा हुआ है कि 3 वीक्स अप्रोक्सिमेट लगते हैं किसी भी पर्सन को एक ऑर्गेनाइज़ेशन के साथ थोड़ा-सा एफ़िलिएट होने में या उनके साथ थोड़ा-सा काम करने के लिए, ठीक है? तो ये न्यू नर्सेस की जो है वो कह लो कि एप्रिशिएट करने के लिए उनको आपने प्रिसेप्टर, आपने मॉडल जो है वो ज़रूर रखना है, ठीक है? रियलिटी शो की टर्म आ जाती है। रियलिटी शो का होता है कि जब एक न्यू जब एक कह लो कि हाँ, स्टूडेंट होता है वो जाता है अपने वर्किंग एनवायरनमेंट में हॉस्पिटल की तरफ, तो उसको जो फेस करना पड़ता है एक थोड़ा-सा डिफरेंस उसको आप रियलिटी शो की टर्म में जो है वो ले आते हो। मेंटोरिंग की टर्म्स होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होती है। मेंटोर मतलब गाइड करने के लिए जिस तरह हमने प्रिसेप्टर पढ़ा कि स्टाफ की ओरिएंटेशन करवाता है, उसकी मेंटोरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब जो जो काम सिखाता है, जो प्रॉपर गाइड करता है, जो सपोर्ट करता है, ठीक है? और वो एक एक्सपीरियंस पर्सन होता है, 8 टू 15 इयर्स ओल्डर होता है, जिनको उसने सिखाना होता है काम उनसे, ठीक है? अप्रॉक्सिमेट उसके पास 8 टू 15 इयर्स का एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपके पास मेंटोर आ जाता है। मेंटोर के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखना चाहिए, ठीक है? मेंटोर स्टेजेस जो हैं वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। कोचिंग भी इम्पोर्टेंट है जब भी आपने स्टाफिंग करनी है तो कोचिंग
कोचिंग मतलब कि ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह को कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, नर्सेज के दरमियान, फिजिशियन के दरमियान, ठीक है, क्या क्या करना है क्या नहीं करना, वैल्यूज बताने के लिए, वर्किंग इन्वायरमेंट को अच्छा रखने के लिए कोच जो है वो आपका हॉस्पिटल में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नर्स रेजिडेंसी प्रोग्राम्स आ जाते हैं। नर्स रेजिडेंसी प्रोग्राम मतलब जितने भी 12 टू 18 मंथ्स के ये होते हैं, मोस्टली जो न्यू ग्रेजुएट्स होते हैं उनको वर्क इन्वायरमेंट में लाने के लिए एक रेजिडेंसी प्रोग्राम हो जाता है। पाकिस्तान में तो ये मोस्टली नहीं होते, लेकिन बाहर के कंट्रीज़ में जो है ना वो मोस्टली होते हैं रेजिडेंसी प्रोग्राम, जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो अच्छे तरीके से, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग करते हो, आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है हर तरीके के साथ, ठीक है। इसको आप नर्स रेजिडेंसी प्रोग्राम्स कहते हो, ठीक है। कैरियर एडवांसमेंट में आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रमोशन आती है। हॉरिजॉन्टल प्रमोशन आती है कि अगर एक क्लिनिकल नर्स जो है वो रिवॉर्ड उसको किया आपने एक्सीलेंट क्लिनिकल नर्स विदाउट प्रमोटिंग द नर्स टू मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब आपने, ठीक है, उसको अप्रिशिएट किया, उसको रिवॉर्ड दिया कोई, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा कह लो कि उसकी प्रमोशन वगैरह नहीं हुई, उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्रमोशन। जस्ट रिवॉर्ड दिया उसने, ठीक है, आपने उसको अप्रिशिएट किया या आपने उसको रिवॉर्ड दिया, ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्रमोशन में चीज़ आ जाती है, ठीक है। उसके बाद सक्सेशन प्लानिंग के टर्म आदत नहीं क्वेश्चन ही कभी, तो इसको जस्ट एक दफ़ा आप रीड कर लीजिएगा कि जब शॉर्टेज होती है तो सक्सेशन प्लानिंग हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग बेसिकली आपके पास ना एक स्ट्रेटजी है ये, ठीक है, यहाँ पे आपने करना है इसकी डेफिनेशन कि जो कोर कॉम्पिटेंसीज होते हैं या मैनेजमेंट होती है, हर एक पर्सन की अपनी मैनेजमेंट, उसकी पोटेंशियल, उसकी जितनी भी एबिलिटीज़ हैं उसको आपने रिकॉग्नाइज करना है, उसकी बेस पे आपने कोई स्ट्रेटजी जो है वो बनानी होती है, जैसे कहते हैं सक्सेशन प्लानिंग, ठीक है। सक्सेशन प्लानिंग आपके पास मोस्टली लास्ट टॉपिक था, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोटिवेशनल थ्योरीज हैं जो कि आपने करनी है, ठीक है। मोटिवेशनल थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, या आप इसके अंदर जो क्वेश्चंस कर सकते हैं वो हमारे पास कोचिंग, मेंटोरिंग, ठीक है, और मोस्टली मोटिवेशन की डेफिनेशन, ठीक है, और जो स्टाफिंग एंड स्केजुलिंग वाला हमने उसमें पढ़ा, उसमें स्केजुलिंग क्या होता है, स्केजुलिंग के टाइप, सेल्फ स्केजुलिंग क्या होता है, क्रिएटिव फ्लेक्सिबल स्केजुलिंग, ब्लॉक स्टाफिंग क्या होती है, ठीक है, और स्टाफिंग मिक्स की टर्म क्या है, किस चीज़ को शो करती है, फुल टाइम इक्विवेलेंट क्या होता है, नर्सिंग केयर और जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से आप निकाल सकते हैं इनको टोटल आवर्स ऑफ केयर को, ठीक है, और स्टाफिंग सिस्टम, पेशेंट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, और स्टाफिंग की डेफिनेशन। तो ये चीज़ें हैं मोस्टली जो आपने इसमें से जो है ना वो करनी है इन दोनों चैप्टर्स में से, स्टाफिंग एंड स्केजुलिंग चैप्टर 16 एंड मोटिवेटिंग एंड डेवलपिंग स्टाफ चैप्टर 17 में से, ठीक है। तो 16 और 17 को हमने आज थोड़ा सा ओवरव्यू कर लिया, इसका नेक्स्ट हम जल्दी से जो चैप्टर्स हमारे रह गए उनका भी थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू करेंगे, ताकि ये बुक जो है ना वो आपकी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो होप सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह